पर मोहम्मद कैफ की कहानी भी हमारे आपकी कहानी की तरह है। पिताजी इनके भी सुबह सवेरे कीटगन से स्कूटर निकालते हैं और सन्नाटे हुए दुनिया के सारे भारतीय पापाओं की तरह एक बार में बता दो जो लेके आना है, उस चेतावनी के साथ दिग्विजय के लिए निकलते हैं इलाहाबाद की सड़कों पर। और बालकों को भेज दिया एक ऐसी दुनिया में जहां पर फील्ड से बाहर दुनिया एक तखत और सामने एक अलमारी हुआ करती थी। आलम ऐसा कि नमाज पढ़ने के बाद हाथ फैलाओ तो बगल में जो अपना दोस्त हनुमान चालीसा पढ़ रहा है उसके कंधे से स्पर्श हो जाए और दोनों मुस्कुरा दें, क्योंकि ग्राउंड में दोनों को भज भज के एक दूसरे की इनिंग्स पूरी करनी होती थी। ये उस दौर की कहानी है जब सौरव गांगुली के हाथ में इंडियन टीम की सरपरस्ती आ गई थी, कप्तानी आ गई थी, और जितने स्थापित मठ हैं वो ध्वस्त हो रहे थे। अब सिलेक्शन में ये बातें नहीं होती थी कि विदर्भा से या बड़ोदरा से या कर्नाटका से या मुंबई से इतनों को लेना ही है, इसीलिए कभी वीरेंद्र सहवाग को हौसला दिया जाता था, कभी भज्जी या युवी को, कभी मोहम्मद कैफ को, कभी महेंद्र सिंह धोनी को। एकदम से ऐसा लग रहा था कि नर्सरियां बहुत हैं जहां से क्रिकेट की पौध को लाके एन इस सेंटर पिच पर रोपा जा सकता है। ये मोहम्मद कैफ की कहानी है जो उत्तर प्रदेश नहीं, देश या दुनिया में पहली बार भारतीय टीम की फील्डिंग की बुलंदियों की कहानी भी है। हमको भी लगा हमारे गली मोहल्ले में लॉन्डे जॉन्टी रोड्स की तरह निकल सकते हैं और फिजिक्स के तमाम नियमों को धता बताते हुए हवा में उड़ भी सकते हैं। यकीन ना हो 2003 का मैच याद करिए, निक नाइट सरपट भागे। उनको क्या लगा था कि बालक हमारा जो प्रयागराज और कानपुर का है हवा में लगभग तैरते हुए स्टंप उड़ा देगा। मोहम्मद कैफ की कहानी फील्डिंग की कहानी है। मोहम्मद कैफ की कहानी एक दुख की कहानी भी है। दुख ये कि मौके निरंतरता में क्यों नहीं मिलते, 90-91 ठोकने के बाद भी अगले ही मैच में क्यों बिठा दिया जाता है, क्यों इतने प्रतिभाशाली खिलाड़ी को इतने कम टेस्ट मैच खेलने को मिलते हैं।